बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया, यूएई और फ्रांस के ताल्लुकात के हवाले से, जो कैमरॉन साहब ने अभी विज़िट किया रिसेंटली दोनों ममालिक का, जो वहाँ पे उनकी डील्स हुई, क्या-क्या होता रहा, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं कि फ्रांस की एम्बेसी को बंद किया जाए, वहाँ पे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, या जो भी चीज़ें हुई उस हवाले से। लेकिन जिनको हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे हरमैन शरीफैन वाक़या है, उन लोगों ने उनको बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया कैमरॉन साहब का, और रेड कारपेट उनको जो है रिसीव किया गया, और मतलब सबसे उनकी मुलाकातें हुई, जितने भी वहाँ की टॉप लीडरशिप है, यूएई की हो या सऊदी अरेबिया की। क्या वजूहात है कि हम स्टक हुए चीज़ों के साथ, लेकिन दुनिया के दूसरे जो मुस्लिम ममालिक है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया से मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you very much, Fakhar Bhai, for having me on your show. रमीज साहब, एक तो आप क्योंकि सऊदी अरेबिया में आप मौजूद होते हैं, और आप जो उन ममालिक के हालात हैं उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। अभी रिसेंटली जो विज़िट हुआ, कैमरॉन साहब ने वहाँ का विज़िट किया और आपस में डील्स हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्यों इतने बड़े बड़े असलहे के जो वेपन्स के डील्स हैं वो हो रहे हैं, क्या ख़तरा है सऊदी अरब को या यूएई को। लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा इससे मैं लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान के भी सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फ्रांस के हवाले से हमारे मुल्क में बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि आप इनकी एम्बेसी को ख़त्म कर दो, इनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा कुछ यूएई और सऊदी अरेबिया में भी नजर आया आपको कि मतलब कैमरॉन साहब के विजिट पे, या मतलब मुकम्मल खामोशी, कहते नहीं यार हमने तो उनके साथ मतलब हमने इनसे जहाज भी लेने हैं, इनसे कोई और टेक्नोलॉजी भी लेनी है, और हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फखर भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और जब आप अरब वर्ल्ड की बात करें और ख़ास तौर से यूएई और सऊदी अरब को अगर आप इसमें शामिल करें, आपने देखा होगा कि इस इलाके में, इस खत्ते में चीज़ें इस हिसाब से सालों से प्रोग्रेस कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क तो ये तमाम हैं ही, और पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे अब विज़न है, या यहाँ जो तमाम नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, या जिस तरह से मुल्क आगे बढ़ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। जी। अब ये कैसे हो पाता है? ये तभी होता है कि जब आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा आपका कंसर्न है नहीं, और बहुत सी चीज़ें आप ऐसी होती हैं कि अगर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको आप जितना हवा देंगे, उससे आपकी और ज़्यादा बदनामी भी होगी, और आप अगले को और उसके वेस्टेड एजेंडे को फुलफिल करने में उसकी मदद करेंगे। होता क्या है कि पाकिस्तान से चूंकि आपने रिलेट किया है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कैसे वहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, टीएलपी, टीटीपी, और ख़ास तौर से अभी एक रिसेंट मामला आ गया जो श्रीलंकन एम्प्लॉय का वहाँ पे इस बिल्कुल। तरीके से कत्ल हुआ। तो ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं ये बताती है कि आपको अपने मुल्क के तरक्की के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है वो सोचना पड़ेगा, बजाय इसके कि आपको ये देखना होगा कि आप कैसे ऐसे-ऐसे मुद्दे पे इतना रेडिकल होके, इतना ज़्यादा आप एक्सट्रीमिस्ट होके, और आप अपने मुल्क का दुनियावी जो एक वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे भी नाम ख़राब कर रहे हैं, और साथ-साथ आप ये देख रहे हैं कि आपके मुल्क की तरक्की भी रुक रही है। अब आप बताएँ कि हमारा जो अभी देखें सऊदी अरब के अंदर, अभी फ्रांस की जो डेलीगेशन, बल्कि हाई लेवल डेलीगेशन कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हाई क्या हो सकता है, जी जो बिल्कुल। गल्फ रीजन में वहाँ के प्रेसिडेंट की जो विजिट रही मैक्रोन की, वो यूएई के हैं, आप सऊदी अरब के हैं, कतर के हैं। तो इसमें देखें कि बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया, और कई 27 तो एमओयू साइन हुए, और इसमें बिल्कुल। सऊदी अरब के अंदर 101 ऐसी कंपनीज थी, और 84 ऐसी फ्रेंच कंपनीज थी जो जिन्होंने ये वर्कशॉप को इस फोरम पे अटेंड की, और इसमें बहुत ही पॉजिटिव कुछ डील्स भी सामने आई। अब उधर दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि यूएई में किस तरह से राफेल की डील हुई, और ये तमाम चीज़ें हम अभी डिस्कशन में, जैसे जैसे हमारी डिस्कशन जी। प्रोग्रेस करेगी, तो उन तमाम मुद्दों पे हम लोग तफसील में
और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप इशू बेस्ड कुछ चीज़ों को करते हैं और जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा सोचते हैं और आपको लगता है कि इस दुनियावी सतह पे आज के ज़माने में आपके मुल्क के लिए क्या सबसे ज़्यादा अहम है, आपके मुल्क में जो आपकी अवाम है उनके लिए क्या बेहतर है, उनको रोजी रोटी मिल रही है कि नहीं, वो खुशहाल है कि नहीं है, आप यहाँ का विजन देखें। अभी मैं हमेशा उसको मेंशन करता हूँ, 2030 विजन है जिसमें एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात चलती है, एक वाइब्रेंट सोसाइटी की बात चलती है। वो कैसे मुमकिन है? वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी सोच ऐसी हो कि आपको लगे कि आपका मुल्क किस तरीके से, इसका यह मतलब नहीं कि आप हर एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और आप पूरी दुनिया में एक बड़े लीडर्स बन के उभर भी जाते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप किसी से झुक रहे हैं। इशू बेस्ड आपके रिलेशंस जब होते हैं तो आपको पता रहता है कि कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट के बेस पर दुनिया में एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप होती हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि कैसे आप इस दुनिया के, इसको खित्ते को दुनिया के उस नक्शे पे मौजूद रखें इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ। और यही चीज हो रही है यूएई और सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर तो देखिए चीजें इतनी बदल रही हैं, इतनी यहाँ पे चीजें और बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और पाकिस्तान को इन चीजों से सीखने और समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली राइट जी, क्योंकि आप देखें कि कैसे पाकिस्तान कहीं ना कहीं इवन इस्लामिक कंट्रीज के जरिए भी आइसोलेटेड किए हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं करें? आप देखें टीएलपी के सामने आप घुटने टेकेंगे, आप टीटीपी को इतना इंकरेज करेंगे तो क्या होगा? इससे आप कहीं ना कहीं तशद्दुद और जो टेररिज्म है आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, जो सऊदी अरब, यहाँ की यूएई, इंडिया, ये तमाम कंट्रीज इसके खिलाफ हैं। फखर भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने बनानी होती, ना कि टीएलपी जैसे जो जत्ते होते हैं जो जुनूनी होते हैं और वो सड़कों पे आके और आपको फोर्स करते हैं कि नहीं जी आपने जो है इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देनी है। और जब आप उस तरीके से डायरेक्शन देते हैं तो फिर ये हाल होता है जो इस वक्त पाकिस्तान का हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो हो रहा है और हम उसी तरफ आगे भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम मतलब कोई इमरान खान तो यूटर्न के हवाले से मशहूर है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे यूटर्न लेने की जरूरत है वहां पे वो यूटर्न नहीं ले रहे। अच्छा आसिफ साहब, एक तो ये है कि मतलब जिस तरह यूएई ने डील की 80 राफेल जहाज उनसे वो खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने 27 एमओयू साइन किए उनके साथ। यकीनन उसमें सारे असले से रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि एक बड़ी ऑयल रिच कंट्री है सऊदी अरेबिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह आपने 2030 विजन की बात की। लेकिन वेपन किस लिए? क्योंकि पहले तो ये कहा करते थे कि इजराइल के साथ हमारा मसला चल रहा है, डिस्प्यूट है हमारा उनके साथ फलस्तीन के ऊपर। अब तो वो मुझे तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान है या कुछ और है जिसकी वजह से इतना सारा असला खरीदा जा रहा है? फखर भाई, ये जो अभी 80 राफेल्स खरीदे गए, इसका जो एग्रीमेंट हुआ है, जो यकीनन वक्त के साथ पहुंच जाएगा उस मुल्क में, और इसका आप इसकी वर्थ देखें तो लगभग 17 बिलियन यूरोज, आई थिंक 19.2 बिलियन डॉलर्स है शायद। तो इतना महंगा इन्वेस्टमेंट कोई डिफेंस पे करे, यूएई जैसा मुल्क, आप कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं है। तो देखिए होता क्या है कि आपको मैंने अभी जिक्र किया था कि ये मुल्क जो है काफी इकोनॉमिकली काफी साउंड और स्ट्रांग है। इनके पास अलग अलग बजट है दूसरी चीजों को, और वर्ल्ड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें तो दुबई ऑलरेडी एक बिजनेस और ट्रेड सेंटर बना हुआ है आज की डेट में, और वहां पे लोग हर जगह से पहुंच रहे हैं और बड़े खुश होकर वहां रहते हैं। ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी 2030 के बाद जो इनका विजन है, तो आप ये देखें कि किस तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे टूरिज्म में और दूसरे सेक्टर्स में अट्रैक्ट होके आएगी। यही एक प्लान है यहाँ के लीडरशिप की। अब ऐसे में इस तरह के क्या कहते हैं वेपन्स या इस तरह के राफेल का डील करना, तो देखें हर मुल्क अपने अपने हिसाब से, जब उनके पास कैपेबिलिटी है, जब उनको ये खरीदने की सलाहियत है और उनको चीजें मिल भी रही हैं, और कल क्या होता है ये कौन जानता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको भी पता होता है कि नो वन इज योर परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड। ये बात तो सही है।
अब कल क्या सिचुएशन होती है, या कल आपने देखा होगा 2008 में कैसा एक रिसेशन आया था जिसमें दुबई के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी फाइनेंशियली। तो जब आज इनके पास पैसे हैं, जब इनके पास रिसोर्सेज हैं, और ऐसा लगता है कि कल हम अपने आप को, अपने मुल्क को दिफाई तौर पे अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करें और दुनिया में अपनी और भी ज्यादा मजबूती बनाए, तो मेरे ख्याल है ये तमाम इनकी एक विजन का हिस्सा होगा और दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पे इनकी एक जगह और बनेगी। और साथ साथ कहीं ना कहीं अगर कोई खतरा मंडराता है या कोई चीजें होती हैं, तो ये मुल्क अपने आप को, कोशिश ये होगी कि हम इसको अपने आप को सेफ करके रखें। वहां के जब इतना आप बिजनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि वहां पे अभी एक श्रीलंकन किस तरह से एक फॉरेन नेशनल का वहां पे ऐसा कत्ल हुआ, आप वहां पे अब दुनिया के लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे और नहीं चाहते हैं। अब यूएई में अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो दुनिया को ये एक इंप्रेशन और जाएगा कि ये तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ही, दुनिया का एक मरकज बनता जा रहा है। और साथ साथ में ये डिफेंस के तौर पे भी इतना स्ट्रांग है कि अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट वहां लगाते हैं तो वो हर तरह से सेफ है, कोई दूसरा मुल्क आके उन पे दबंगई और दादागिरी नहीं कर सकता है। और सब चाहता है कि अपने मुल्क को पूरी तरह से महफूज रखने की कोशिश करें, अगर उनकी सलाहियत है तो वो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप सऊदी अरब में भी देखें। लेकिन आपने जो कहा ईरान और दूसरे मुल्कों का खतरा, कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो बना हुआ रहता ही है। और यहाँ पे जो दूसरे मसाइल आ रहे हैं ईरान की तरफ से या आते रहते हैं, तो सर यमन के ऊपर भी थोड़ा सा आप अपना एक थोड़ा सी रोशनी डालें। यमन भी क्योंकि एक सऊदी अरेबिया के साथ एक परमानेंट इशू चलता आ रहा है पिछले 5-7 सालों से, और ईरान तो शायद फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स या 3 डिकेड्स से चल रहा है। देखिए मसला जो है ना, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है और अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो यहाँ के इंटरनल इश्यूज होते हैं। आप मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरब का क्या रोल है और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका क्या रोल है, और उसमें कैसे दूसरे मुल्क, चाहे वो आप ईरान की बात करें या कहीं ना कहीं टर्की वगैरह भी उसमें दिखते हैं, कैसे उन चीज़ों को इनकरेज करते हैं। आपने देखा होगा कि लेबनान में कैसे वहाँ के जो एक मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन, शायद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, कि कैसे उन्होंने टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं वो इनकरेज कर रहे हैं उन ग्रुप्स को जो रेडिकल है और जो चाहते हैं कि पीस और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं रहे। तो यहाँ की हुकूमत की तो हमेशा से यही कोशिश है कि टेरर के खिलाफ बात हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे और यहाँ के लोगों का फायदा और भला हो, और दुनिया के इस पूरे स्टेज पे वो अपनी जगह बहुत ही डिग्निफाइड वे में बना कर रखें। तो ये इनकी एक कोशिश है और वो चल रही है, और यही एक वजह है कि डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की भी बात चल रही है और बहुत ही एक वाइब्रेंट सोसाइटी की भी बात चल रही है। जिन लोगों को ये पसंद नहीं होगा वो यकीनन इसको डीरेल और डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं आप चाहे यमन के रास्ते या दूसरे रास्ते बात करें, लोग अपनी अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ डीरेल करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी इन चीजों में कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। ठीक, अच्छा असफ 2-3 चीजें हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। कि आपने तुर्की का नाम लिया, तो तुर्की के साथ क्या मसला मतलब बढ़ रहा है सऊदी अरेबिया का? जिस तरीके से हम बातें सुनते हैं कि 100 साल की डील थी तो पता नहीं इतनी थी। एक तो इस हवाले से आपने बात करनी। दूसरी, कतर का अभी गालिबन मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा गालिबन करना है, आई थिंक सो, दोहा जाना है उन्होंने। कैसा देख रही? क्योंकि अगर हम 3-4 साल पुरानी बात करें तो दोनों ने एक दूसरे को इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि कतर को बिल्कुल घेराव कर लिया था। कतर का मतलब उनके साथ बॉर्डर्स बंद कर लिए थे, उनके एयर स्पेस बंद कर दी थी। अब क्या ऐसा हो गया कि ये चीजें जो है आफ्टर 2 और 3 इयर्स ये चीजें चेंज होगी? और तुर्की को किस नजर से आप देख रहे हैं? एज ए थ्रेट देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए, या ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब चीजें सेटलमेंट हो जाएगी उनकी? देखें, जैसा मैंने फखर भाई थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इशू बेस्ड रिलेशंस होती हैं और कोई भी परमानेंट आपका दुश्मन नहीं होता और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है। और 99% केसेस में तो ऐसा ही दिखता है। कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि आपने कहा ना, इजराइल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा रहता है, तो वो एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ पे रिलेशंस बदलते रहते हैं, सिनारियो बदलते हैं, ब्लॉक्स बदलती हैं, और लेकिन नेशनल इंटरेस्ट हमेशा एक ही रहता है।
हुँ। यहाँ के नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं उसको वो लोग देखते हुए चीज़ों को आगे करते हैं। 3-4 साल पहले कतर के साथ जो मामलात रहे होंगे और अगर अभी यहाँ से कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है जाने की, तो देखें कहीं पे भी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हालात कुछ शेयर इंटरेस्ट के बेस पे बेहतर होती है तो आम आवाम का तो हमेशा से फ़ायदा ही होता है, कहीं भी आप देखें। हुँ। और इस तरीके के स्टेप्स अगर कोई ली जाती है, आप खुद देखें कि लेबनान के अंदर भी तमाम एम्बेसीज़ जो हैं वो एम्बेसडर्स को वापस बुलाया गया और जी। किस तरह से दूसरे और अरब मुल्कों ने उनको एम्बेसडर्स को वापस बुलाया और लेबनान को आइसोलेट किया और यकीनन देखें कि वहाँ के उस मिनिस्टर को रिज़ाइन भी करना पड़ा। तो अब हुँ। क्या लगता है कि ये हमेशा परमानेंट तो ये तमाम चीज़ें ऐसी रहेंगी नहीं। हो सकता है कि राइट। कल को कुछ नई चीज़ें आ जाए, अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी फ्रेंच जो लीडरशिप है, मैक्रोन, वो कुछ नेगोशिएट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें भी चल रही हैं और हो सकता है कि लेबनान के भी मामलात कुछ बेहतर हो जाएँ, अगर वो इनके कंडीशंस को मान लें। तो ऐसे राइट। तमाम सिचुएशन जो है ना ये बदलती रहती हैं और जब आपके सॉवरेनिटी पे या आपके नेशनल हुँ। इंटीग्रिटी पे या नेशनल सिक्योरिटी पे जब बात आती है तो कोई भी मुल्क उससे कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। और सऊदी अरब क्यों करे? सऊदी अरब तो एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और यहाँ की एक विजन है और यहाँ एक देखें पेट्रोलियम का रिसोर्स देखें और दूसरे आप हुँ। पैसों की भी बात करें तो हर चीज यहाँ पे मौजूद है। तो क्या हुँ। बात हो, क्या क्या जरूरत पड़ती है कि आप किसी से झुक के रहें? इसका राइट। मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन आप एक डिग्निफाइड वे में रहते हैं। अब आपका सवाल तुर्की पे जो है, हुँ। तुर्की कोई ऐसा थ्रेट है नहीं। तुर्की अब ये चाह रहा है कि वो ये जो मैं रिपोर्ट जो देख रहा हूँ, उससे यही लग रहा है कि मुसलमानों की जो एक लीडरशिप है, वो उसको कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा उस तरफ लाके कोशिश हो रही है कि भई कैसे वो अपने आप को आगे लाएँ और इस्लामिक लीडर बना सके खुद को। होता क्या है कि हरमैन शरीफैन का आपने ज़िक्र किया यस, अपने एग्ज़ैक्टली। इसमें। हरमैन शरीफैन सऊदी अरब में है। इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरब से हुई। सऊदी अरब के अंदर सारे लोग आ रहे हैं और सऊदी अरब का जो एक रुतबा है और जो वर्चस्व हिंदी में कहते हुँ। हैं, जो डिग्निटी है इस इलाके में, वो बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बना के रखा भी है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो हुँ। ये तुर्की वगैरह अगर कुछ इस तरीके की चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ भी वो अपने इन मकसद में कामयाब हो नहीं पाएँगे। एक तो वजह ये है कि यहाँ की लीडरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही विज़न है और इनके हुँ। पास रिसोर्सेज़ भी हैं और हुँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप बताएँ कोई इस बात को बदल सकता है कि यहाँ के हरमैन शरीफैन के जो इनके ये इनके वो हैं इनके अंडर में है, तो जी, आप जी। इसको कैसे आप कह सकते हैं कि तुर्की कोई थ्रेट हो सकता है? और अगर तुर्की की कोई ऐसी कोशिश भी होगी तो यहाँ जो तमाम चीज़ें हैं, जो जी। आस-पास के ममालिक हैं, जो अरब वर्ल्ड है, आप उसमें आप ब्लॉक्स भी देखेंगे तो आप रिपोर्ट्स में आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कोई ख़ास अहमियत रखती नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें सामने आ भी गई तो वो हुँ। उसमें सही जवाब उनको मिल भी सकता है और वो मुँह के बल गिर भी जाएँगे। ठीक है। सर, आखिरी आपसे सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन ने विज़िट किया है हिंदुस्तान का और एस-400 के हवाले से भी मतलब डील तो ख़ैर पहले हो गई थी लेकिन अब फाइनल एक टच था क्योंकि दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट जो है नरेंद्र मोदी जी एंड पुतिन साहब बैठे हैं। और एक बहुत अहम विज़िट था उनका ग़ालिबन पिछले 1-2 सालों में जब से कोविड हुआ तो शायद मेरे ख़्याल में दूसरा मुल्क है जहाँ पे दिल्ली में पुतिन साहब आए हैं। कैसा देख रहे हैं उनके विज़िट को और फिर उसी में अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं। क्या कोई मुतासिर हो सकते हैं या ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा? रशिया अपनी जगह होगा और वाशिंगटन जो है वो अपनी जगह होगा? फ़खर भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है और इस पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसको कहते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में फॉरेन पॉलिसीज़ और जी। जिसको कहते हैं कि दुनिया में आप किस तरह से अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर की तरह पॉलिसीज़ को अपने सामने रखते हैं। हुँ। आप पिछले मैं ये नहीं कहता हूँ 20-25 साल पुरानी बात करें, पिछले 2 से 3 महीने तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें हुँ। हिंदुस्तान का हुँ। और आप देखें कि कैसे किन-किन मुल्कों ने हिंदुस के की लीडरशिप ने हिंदुस्तान में विज़िट करी, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस और दूसरे जी। जो एग्रीमेंट्स होती हैं वो हुई और किस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी जगह बाकी जगहों पे बनाई। एक बात। हुँ।
ठीक। अब ये रशिया के साथ जो ये डील होना या रशिया के लीडरशिप का यहाँ पे आना, खास तौर से वो पूरे 2 साल के अंदर ये दूसरी ऐसी कोई फॉरेन ट्रिप रही उनकी। और राइट। यकीनन ये जो एक है ये बहुत ही हिस्टोरिक है। और आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान का रिलेशन आज की डेट में दुनिया में जितने भी सुपर पावर्स कहते हैं या शक्तियां जी। हैं, आपने देखा होगा S-400 को खरीदा गया। लोग कह रहे थे कि अमेरिका जो है कहीं इनको सैंक्शन न मार दें, और जी, या फिर वो बिल्कुल। प्रेसिडेंट जो है वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। बहुत सी बातें उस पे भी हुई, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देखें और हमारी जो आज की डेट में एक दुनिया में जगह है, उसको आप इन तमाम चीज़ों से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि पाकिस्तान के शायद अखबारों में इसका जिक्र भी आया था और हमने भी देखा। तो बिल्कुल। होता क्या है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से ज़रूर सबक लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि उनके सामने उनके अवाम के लिए दुनिया में इश्यूज क्या एग्ज़ैक्टली। ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं और राइट। आपको बिल्कुल उस सफ में लाके खड़ा कर सकती है जहां पे आज हिंदुस्तान है या दूसरे हुँ। ममालिक हैं। आप राइट। देखिए कि एक तरफ तो रशिया से वहां पे वेपन्स भी लिए जा रहे हैं, और वो हुँ। वैसे जिसके बेस पे दूसरे मुल्कों को यूएस ने सैंक्शन भी किया। और बिल्कुल। आप देखें कि आज रशियन लीडरशिप वहां पे मौजूद भी है। अब हो क्या रहा है कि इंडिया तो ये तमाम चीजें कर रही है, पाकिस्तान की मीडिया में इन चीजों का ज्यादा जिक्र हो रहा है, वहां पे ज्यादा खलबली मची हुई है, वहां पे ज्यादा गुदगुदी हो रही है, वहां पे हुँ। ज्यादा कहीं ना कहीं देखें तो कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। और इससे ये समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान का काम अब रह गया है कि वो दुनिया की सतहों पे अपने आप को बिल्कुल टॉप पे ले जाके रखना, और पाकिस्तान का काम वहाँ की जो अभी जो सियासी वो है और वहाँ की हुँ। मीडिया है, उसका काम ये रह गया कि हिंदुस्तान दो तमाम चीजें कर रहा है, उसको अपने मीडिया में हाइलाइट्स बनाए और उनको बना के लोगों को दिखाएं। भाई उससे आप कुछ राइट। सीख लें और आप देखें कि आप कैसे अपने फॉरेन पॉलिसीज को जो आउटसोर्स रहती हैं उसको बेहतर करके, बल्कि आप तो इंडिया से भी रिलेशनशिप को बेहतर करने का सोच एब्सोल्यूटली सकते हैं राइट। और सोचना बिल्कुल सही। चाहिए। और कैसे आप देखें कि दो मुल्कों के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ैक्टली। इकोनॉमिक कंडीशन है, आपके वहाँ पे जो चैलेंजेस आज की तारीख में है वो बहुत ज़्यादा है, और वो चैलेंजेस और बढ़ती जाएंगी क्योंकि दुनिया में ये एक अभी एक जो कई मामला तो पहले से आए, टीएलपी का बिल्कुल। मामला आया, टीटीपी का मामला आया, अब एफएटीएफ का मामला है, एक नई चीज और आ गई कि एक फॉरेन नेशनल को इस तरह से श्रीलंकन किया गया, है ना। प्रियांता अब ये कुमारा साहब, बिल्कुल। चीजें जब होंगी और आपकी हुकूमत या आपकी स्टैब्लिशमेंट वहां बैठ के ऐसे ग्रुप्स को गवर्नमेंट में शामिल करने की कोशिश करेगी जिनका हुँ। मकसद ही यही है कि वो किसी भी तरह से आपके तमाम जो फोकस है वो उधर ही बना रहे, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किस मोड़ पे है। वेरी मुझे राइट। लगता है कि आपके मुल्क में ये कहते हैं ना, दो जो फॉरेन मिनिस्टर्स और जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो होती है ना 2+2 मीटिंग, शायद आपके यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा या हमने देखा भी नहीं है। तो इन तमाम चीजों को इनकरेज करने के बजाय वहां पे इनकरेज किया जा रहा है इन ग्रुप्स को, और वहां पे इन हुँ। चीजों को जस्टिफाई किया जा रहा है जो मेरे राइट। ख्याल से नहीं होना चाहिए, ताकि आपके अवाम का फायदा उन चीजों में बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल दाऊदी साहब, आप ने बिल्कुल सही बात की कि मतलब यू शुड लर्न फ्रॉम हिंदुस्तान, और जो भी दुनिया के ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उनसे सीखना चाहिए। और आपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात की, अनफॉर्चुनेटली वो आज कल परसों कहीं पे बैठे हुए अपने हल्के में बैठ कर नौशहरा में बैठ के ये कह रहे थे कि यार असल में नौजवान जो है वो मतलब गुस्से में आ गए थे प्रियंका कुमारा साहब की जब लिंचिंग हुई, तो कहते हैं कि मैं भी मुसलमान हूं और मुझे भी ऐसा गुस्सा आ सकता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये मुसलमान सिर्फ दुनिया में ये पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं और भी मुसलमान रहते हैं। वैसे तो 1.5 अरब की पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड रहती है। प्लीज आप अपना कमेंट करें और फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, टाइम खत्म। इसमें मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा कि वो जो कह रहे हैं कि मुसलमान मैं भी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, आ जाता है। पहली चीज बिल्कुल तो ये बताएं, ऐसी कोई मिसाल आपको सऊदी अरब के अंदर दिखती है? सर, यूएई दुनिया में के किसी नहीं और है। मुस्लिम मुल्क में नहीं मिलती, सऊदीया को तो छोड़ दे, किसी और मुस्लिम मुल्क में सऊदीया नहीं को मैं मिलती। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो इस्लामिक तमाम वो है ना,
जी बिल्कुल, बिल्कुल। शरीफ, इसलिए मैं जी कोट कर रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप के डिफेंस मिनिस्टर जो है डिफेंस के मुद्दों पे भी नजर आ जाए तो लोगों को पता रहेगा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, लेकिन इन मुद्दों पे वो आके बात कह रहे हैं जो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं इस पे एक चीज आपको बताना जी, चाहूंगा जी। कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15% हिंदुस्तान की आबादी की 15% जो है मुसलमान है, लगभग हुँ, 20 करोड़ आप कह लें, और जी। आपके पाकिस्तान में भी लगभग 22 करोड़ या बिल्कुल, बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। बराबर है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एक साहब है, हकीकत तो है कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। जी, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह से जी, वो एक कहते हैं ना पागलपन, या वो, जी। मैं वसीम रिजवी की बात कर रहा जी, हूँ। जी, ठीक। बिल्कुल। और मैं तो किसी डिस्कशन में उसको लाना भी नहीं चाहता, मैं तो लानत बिल्कुल सर। भेजता हूँ उस इंसान पे। ठीक है। इसलिए कि अगर आपके कुछ वो हैं कंसर्न्स हैं तो आप उसको सही तरीके से रखें। आप बिल्कुल, डायलॉग करके, एब्सोल्यूटली। गाली गलौज करके, आप किसी को डिफेम करके, आप ये देखें कि पूरी दुनिया यस, में आप अगर 1-2% कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसको हम और आप हमेशा कंडेम करते हैं, हम एग्ज़ैक्टली। जैसे लोगों के बारे में सोच लो कि जो हम हमेशा टेररिज्म को वो करते हैं, बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हम एग्ज़ैक्टली। चाहते हैं कि वो जो लोग भी हमारे क्या कहते हैं इस्लाम और रिलीजन को वो गुमराह कर रहे हैं, बदनाम करते हैं। उनको हम डिफेंड ना करके बल्कि सही चीजों को दें, तो वो हमसे आपके यस, डायलॉग करें ना, वेरी राइट। बजाय इसके कि वो गालियां दे रहे हैं। तो गालियां कोई सोल्यूशन थोड़ी है। और हमारे एब्सोल्यूटली राइट हिंदुस्तान सर। के कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उनकी तमाम चीजों को रिजेक्ट किया। खैर, इस पे मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस जिस तरह के अल्फाज उस इंसान ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम के बिल्कुल। लिए या उनकी फैमिलीज के लिए लिए हैं, मैं तो उसको यूज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। जी, और मैं बिल्कुल। तमाम अपने मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके दूसरे रिलीजन के लोग हैं, कभी भी उनके किसी देवी देवता या उनके जो एग्ज़ैक्टली। क्रिश्चियनिटी, उनकी इज्जत करें। और अगर सर कोई आपकी नाइतफाकी है तो आप उनसे डायलॉग करें, अपने कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को रजिस्टर करवाएं, बातचीत करें, एग्ज़ैक्टली। ना कि आप गाली गलौज करें अपने इस चीज को कि आपको एक पब्लिसिटी मिले। खैर, ये एग्ज़ैक्टली एक सर। चीज। अब मैं इसको सर इसलिए मैं कह रहा था, अब बहुत अहम मुद्दा है फखर जी, भाई, इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, आप जी। बताएं उसमें से एक भी ऐसा मुसलमान है जो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी गुस्सा आ सकता है, मार, कौन सवाल ही नहीं ऐसा बन है जो वहां सर पे जाके यही मैं एहतजाज किया और उसने वसीम रिजवी को एग्ज़ैक्ट जाके मार दिया? बल्कि वो तो कह रहे छोड़ो, वो पागल है, हमें उससे क्या लेने देना, और हम जितनी सर उसकी बातें करेंगे अपने आप को और भी ज्यादा उसको स्पेस देंगे। इन लोगों ने बिल्कुल। क्या हमारे मजहब को बर्बाद कर देना? कुछ नहीं हो सकता इनसे। एक दो लोग हैं, बिल्कुल सर। बोलने दें, एक हम जो अच्छी चीजें हैं उसको हाईलाइट करें। बिल्कुल सर, असल में अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि किसी दूसरे के मज़हब को गाली देना, किसी दूसरे के मज़हब के जो बड़े होते हैं, गॉड्स हैं, पैगंबर हैं या जो भी हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उसको गाली देने से, उनकी बेइज्जती करने से, इंसल्ट करने से आपकी इज्जत नहीं हो जाएगी। अगर ये बात किसी जिस दिन भी हमें समझ आ गई, किसी मैं सब रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, यकीन करें ये मसला होगा ही नहीं, वंस फॉर ऑल जो है ये खत्म हो जाएगा, वो कोई भी हो। और दूसरी बात कि अगर किसी को गाली देने से आप समझते हैं कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी, ये आपकी सबसे बड़ी खामख्याली होती है। वो बेशक मैं करूं या कोई और करे, परवेज खटक साहब ऐसी बात करे या कोई राजनाथ सिंह साहब ऐसी बात करे या कोई एक्सवाइजेड कोई भी ऐसी बात करे, वो गलत है। मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसानियत की। उसके बाद उसको जो फॉलो, जिस रिलीजन को भी फॉलो करते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करें। यार आपका इख्तिलाफ हो सकता है, मैं मुसलमान हूं, ठीक है भाई, मैं अपनी मुसलमानी उसके जो तरीका कार है उसको मैं फॉलो करूं, दैट्स इट। ना कि मैं कहूं कि जी अगर दाऊदी साहब किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, मैं नहीं जी, ये तो अगर ये मेरे रिलीजन को फॉलो नहीं करते तो मैं इनको गालम गलोच करूं या खुदा न खास्ता इनकी मैं इंसल्ट कर दूं। दिस इज नॉट द वे। दाऊदी साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आखिर में बात उस तरफ चली गई, लेकिन ये भी क्योंकि जरूरी थी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की। किसी और टाइम इस सिर्फ इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, कोई शो करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर तो मैं ज्वाइनिंग द शो। चाहूंगा कि इस पे करें, लोगों को इन चीजों की समझ होनी एग्जैक्टली चाहिए सर, कि वो लोग जो आपको मिसगाइड करते हैं, वो लोग इस एब्सोल्युटली राइट। वो उन चीजों को समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राइट, मुझे। राइट। थैंक यू वेरी मच आसिफ दाऊदी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।